हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का पूरा चैप्टर हम थ्योरेटिकली पॉइंट वाइज समझ चुके हैं। उस पर लेक्चर भी मैं बना चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसमें से एक ऐसा एग्जाम्पल समझाऊं जो चैप्टर के काफी पॉइंट्स को कवर करता हो। तो ये एनसीईआरटी की बुक है, मेरे पास 2017 का एडिशन है। इसके पेज नंबर 52 पे इलस्ट्रेशन नंबर 18 दिया हुआ है। ये मेरे हिसाब से काफी पॉइंट्स को कवर कर रहा है, जैसे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, फोरफीचर ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, काफी पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। और इसमें जर्नल एंट्रीज, कैश के अलावा जर्नल एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड किया जाए वो भी इसमें दिखाया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये एग्जाम्पल आपको समझा के बताऊं। तो चलिए आज इसी क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं क्लास विद। तो चलिए इस क्वेश्चन के मेन पॉइंट देख लेते हैं। ओ लिमिटेड है जिसने पब्लिक को 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफर किए हैं ऑफ ₹10 ईच, जिसमें 2 रुपीज प्रीमियम के इंक्लूड है। यानी कि 10 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर कितने रुपए पे ऑफर किया जा रहा है? 12 रुपीज पे ऑफर किया जा रहा है। कैसे पेबल है ये? एप्लीकेशन पे 2.50 रुपीज, अलॉटमेंट पे 4.50 रुपीज, जिसमें 2 रुपीज प्रीमियम के इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल जो कि आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट की जा रही है, उस पर कितने किए गए हैं कॉल? 2.50 रुपीज कॉल किए गए। सेकेंड कॉल जो कि 3 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट कॉल है, उस पर 2.50 रुपीज कॉल किए गए हैं, है ना। इस तरह से पेबल है ये। यानी कि 10 रुपीज का एक शेयर है फेस वैल्यू का, और उस पर कितने मांगे जा रहे हैं कंपनी द्वारा? 12 रुपीज मांगे जा रहे हैं। अच्छा, अब एक्चुअली क्या हुआ है? एक्चुअली कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है कितने शेयर्स के लिए? 3,70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। कौन सी डेट को एप्लीकेशन आई है? 23 अप्रैल 2017 को 3,17,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है कितने शेयर्स का? 1,17,000 शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। अच्छा, तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने अलॉटमेंट किस तरह से किया है? कैटेगरीज दी हुई है इसमें, है ना, बुक में कैटेगरीज दी हुई है। ये फर्स्ट कैटेगरी के 38,000 शेयर्स अलॉट किए गए। इनको फुल अलॉटमेंट किया गया, है ना। फुल किया गया मतलब जितना इन्होंने जितने शेयर्स अप्लाई किए उतने ही इनको अलॉट किए। यानी इनके इनके अगेंस्ट कितनी एप्लीकेशन आई? 38,000 एप्लीकेशन आई, और इनको अलॉटमेंट कितना कर दिया गया? 38,000 शेयर्स अलॉट किए गए। लेकिन इसमें एक बात क्या है कि 2 शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 4-4 हजार शेयर है ना, 4,000 शेयर्स ईच के पास है। इन्होंने अपनी फुल अमाउंट किसके साथ दे दी? अलॉटमेंट के साथ ही दे दी। फुल अमाउंट कौन सी? अलॉटमेंट के बाद जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के मांगे गए हैं, यानी अलॉटमेंट की तो दे दी, उसके बाद जो 2 अमाउंट दी गई है वो भी इन्होंने किसके साथ दे दी? अलॉटमेंट के साथ ही दे दी है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज हम आगे देखेंगे क्या करना है इसमें। अच्छा, सेकंड कैटेगरी कितने कौन सी है? जिनको 1,60,000 शेयर्स अलॉट किए गए। ये क्या किया गया? अलॉटमेंट किया गया है ना, अलॉटमेंट की डिटेल दी गई। 1,60,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। कैसे शेयर्स अलॉट किए गए हैं? 2 शेयर अलॉटेड किए गए फॉर एवरी 3 शेयर्स। मतलब इन्होंने 3 शेयर मांगे तो इनको प्रोरेटा कितना अलॉटमेंट किया गया? 2 शेयर्स का। ये प्रोरेटा अलॉटमेंट है, ठीक है ना। तो 3 के अगेंस्ट कितने शेयर्स का अलॉटमेंट किया गया? 2 का अलॉटमेंट। तो ऐसे कितने शेयर्स अलॉट किए गए? 1,60,000 शेयर्स अलॉट किए गए। अच्छा, थर्ड कैटेगरी के शेयर कौन से? 2,000 शेयर्स अलॉटेड किए गए हैं। इनको कैसे अलॉट किए गए? 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स, है ना। 1 शेयर अलॉट किया गया कितने शेयर्स के लिए? 4 शेयर के लिए। यानी इन्होंने 4 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी, तो इनको कितने दिया गया? 1 शेयर। अब इसकी भी एक्सरसाइज हम एप्लीकेशन की बाद में देखेंगे। टोटल कितने शेयर्स का अलॉटमेंट किया गया है? 2 लाख शेयर्स का अलॉटमेंट किया गया। कंपनी जितने ऑफर करती है उतने ही इशू कर सकती है। अच्छा, इसके बाद क्या कहा गया है कि फोर्थ कैटेगरी के वो शेयर है 31,000 एप्लीकेशन क्या कर दी गई? टोटली रिजेक्ट की कर दी गई। इनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया गया। अच्छा, आगे ये दिया हुआ है कि सारी अमाउंट जो है ड्यूली रिसीव्ड हो गई, टाइम पे रिसीव्ड हो गई, एक्सेप्ट 100 शेयर्स।
100 शेयर्स पे क्या रिसीव नहीं हुआ, फाइनल कॉल रिसीव्ड हुई है। तो इन शेयर्स को नवंबर 15 को क्या कर दिया गया, फोरफिट कर लिया गया और इन्हें 16 नवंबर को अमन को इशू कर दिया गया। किस रेट पे, 9 रुपीज पर शेयर पे इन्हें फुल्ली पेड मान के रीइशू कर दिया गया। अच्छा, अब हमें करना क्या है, रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज, ध्यान देना, रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज अदर देन कैश, है ना, कैश के अलावा अदर एंट्रीज को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और क्या करना है, इन्हें बैलेंस शीट में भी इन ट्रांजेक्शन्स को शो करना है। अज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट वाज पेड ऑन 31 अक्टूबर 2017 बाय कंपनी, कंपनी ने इंटरेस्ट कब पे किया गया है, 31 अक्टूबर 2017 को इंटरेस्ट पे किया गया है। तो इन्हें हमें कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी इलस्ट्रेशन में आंसर में काफ़ी मिस्टेक्स भी हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपको बताती जाऊंगी। तो अब इसके बाद हम देखेंगे, एक बार आप क्वेश्चन के मेन पॉइंट देख लीजिए। मेरा ये कहना है कि जब भी आप कोई एग्जाम्पल, कोई इलस्ट्रेशन, कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको एक बार, दो बार पढ़ लें और उसके मेन पॉइंट्स क्या है नोट कर लें, ताकि पता चल जाए कि हमको क्या आंसर करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या क्या करना है ना। क्वेश्चन को जरूर एक बार पढ़ लें। अब हम एक एक्सरसाइज ये देख लेते हैं कि कंपनी ने जो शेयर्स अलॉट किए उसके अगेंस्ट उनके पास एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई हैं और एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी, ठीक है ना। तो इसमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, 3 कैटेगरीज दी हुई है कि किस किस कैटेगरी में कितने कितने शेयर्स अलॉट किए। तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, जिनको 38,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, फुल अलॉटमेंट किया गया है, यानी इनसे कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 38,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई और इनको अलॉटमेंट कितना कर दिया गया, 38,000 शेयर्स का अलॉटमेंट कर दिया गया। तो इन पे एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई थी, 95,000, है ना, मल्टीप्लाई 38,000 एप्लीकेशन रिसीव मल्टीप्लाई बाय पर शेयर कितना अप्लाई कॉल किया गया एप्लीकेशन में, 2.5, यानी इनसे एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है, 95,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। अच्छा, सेकंड कैटेगरी के कौन से शेयर्स हैं जिनको 1,60,000 शेयर्स अलॉट किए गए। इनको अलॉटमेंट कैसे किया गया, 2 शेयर फॉर 3 अप्लाइड, यानी कि इन्होंने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो इनको कितने शेयर्स अलॉट किए गए, 2 शेयर अलॉट किए गए। तो एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई होगी इनसे, 3/2, 2,40,000 शेयर्स के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी है, तो इनको प्रोरेटा कितना अलॉटमेंट किया गया, 1,60,000 शेयर्स का अलॉटमेंट किया गया है। अच्छा, तो इनसे एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी, 6 लाख रुपीज एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, ठीक है। अच्छा, थर्ड कैटेगरी के कौन से शेयर हैं जिनको 2,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, इनको कैसे अलॉटमेंट किया गया, इन्होंने 4 शेयर मांगे तो इनको कितना दिया गया, 1 शेयर दिया गया। तो यानी कि इनसे एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, इंटू 4/1, यानी कि 8,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी तो इनको अलॉट कितना किया, 2,000 शेयर्स अलॉट की। तो इनसे एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई है, 20,000 एप्लीकेशन मनी इनसे रिसीव हुई है, ठीक है ना। अच्छा, अब फोर्थ कैटेगरी के शेयर इसमें नहीं दिए हुए, लेकिन 4 कैटेगरी के शेयर कौन से, जिनको 0 अलॉटमेंट किया गया, यानी इनसे एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई थी, 31,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, लेकिन इनको अलॉटमेंट क्या किया, 0 अलॉटमेंट किया गया। तो एप्लीकेशन मनी तो इनसे भी रिसीव हुई है, कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, 77,500 की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। तो टोटल कंपनी को कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, 7,92,500 की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है ना। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि शेयर्स कितने, एप्लीकेशन कितनी आई, 3,70,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50 इक्वल टू 7,92,500 की एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास रिसीव हुई। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक साइड बनाया है जनरल का प्रोफार्मा, दूसरी साइड बनाई है कैश बुक, है ना। इससे क्या रहेगा, जैसे जैसे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी एंट्री को जनरल में रिकॉर्ड करना है, कौन सी एंट्री को कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। क्योंकि बुक में लिखा गया है कि जनरल में उन्हीं एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाए जो अदर देन कैश हो।
तो जो कैश रिसिप्ट होगी उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिसीव करेंगे। मेरी एडवाइस ये है कि एग्जाम में भी आप कैश बुक का प्रोफार्मा एक तरफ बना लें और जनरल का बना लें, ताकि जो जनरल से रिलेटेड एंट्रीज हो उनको जनरल में रिकॉर्ड करते जाए और कैश बुक जो रिसीव्ड होती जाए, कैश में रिसीव होती जाए कंपनी को, उनको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाए। यहाँ मैंने स्पेस की कमी की वजह से पूरा प्रोफार्मा नहीं बनाया। मेरी एडवाइस ये है, मैं बार बार एडवाइस करती हूँ कि आप एग्जाम में या जो भी आप आंसर बनाते हैं, होमवर्क करते हैं, उसमें प्रोफार्मा पूरा दीजिएगा, क्योंकि अकाउंटेंसी में प्रोफार्मा के मार्क्स भी होते हैं। ठीक है, तो ऊपर हम लिखेंगे बुक्स ऑफ ओ लिमिटेड, बुक्स ऑफ ओ लिमिटेड, है ना, कैश बुक। कैश बुक में अच्छा, बुक में मैं आपको बता रही थी कि कई मिस्टेक्स दी हुई है मेरे हिसाब से, है ना। तो मिस्टेक्स क्या है, पहला तो कैश बुक में डेट का कॉलम नहीं दिया हुआ, जबकि इसमें हर चीज में डेट बता रखी है कि एप्लीकेशन कब रिसीव हुई, अलॉटमेंट कब किया जा रहा है। तो कैश बुक में डेट का कॉलम होना चाहिए। मैंने डेट का कॉलम बनाया, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीस, है ना। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, इसके बाद फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीस। इसमें एक नंबर, एक कॉलम और होगा जेएफ का, जनरल फॉलियो नंबर, वो भी आप बना दीजिएगा। कोई भी प्रोफार्मा में चीज नहीं छोड़नी है। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ नंबर, है ना, जनरल फॉलियो नंबर होता है, उसको भी आप डाल दीजिएगा। मैं यहाँ स्पेस की कमी की वजह से नहीं डाल रही हूँ, आप आंसर शीट में, उसमें आंसर शीट में जरूर डालिएगा। ठीक है, अच्छा, इधर जर्नल का क्या प्रोफार्मा है, ऊपर वही लिखा जाएगा, बुक्स ऑफ ओ लिमिटेड जर्नल। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो नंबर, अमाउंट डेबिट रुपीस, अमाउंट क्रेडिट रुपीस। ठीक है ना, प्रोफार्मा आप पूरा देंगे। अच्छा, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री होगी कैश एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। तो रिसीव होने की एंट्रीज हमें कहाँ करनी है, कैश बुक में करनी है। ठीक है ना, कौन सी डेट को एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है, इसमें लिखा हुआ है अप्रैल 23 को सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 3,70,000 शेयर्स ऑन अप्रैल 23। तो डेबिट साइड आएगा 2017 ईयर, ऊपर लिखेंगे अप्रैल 23 को क्या आएगा। अच्छा, इधर इन्होंने टू बाय कुछ भी नहीं लिखा, कैश बुक में टू बाय नहीं लिखा है, तो डेबिट साइड में लिखते हैं टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रिसीव। किस चीज की हुई है, एप्लीकेशन की। कितनी मनी रिसीव हुई, ये अभी हमने एक्सरसाइज कर ली थी, 7,92,500 रुपीज। ठीक है ना, 3,17,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, मल्टीप्लाई बाय 2.5 पर एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री किस तरफ होगी, कैश बुक के डेबिट साइड एंट्री होगी। ठीक है ना, फर्स्ट एंट्री ये होगी। अच्छा, अब सेकंड एंट्री होगी इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने की। ठीक है ना, तो अलॉटमेंट कब किया जा रहा है, 30 अप्रैल 2017 को अलॉटमेंट किया जा रहा है। तो इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, एक्सिस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट अकाउंट में भी ट्रांसफर किया जाएगा, और अगर कुछ बचेगा तो वो कॉल्स इन एडवांस हो सकता है। तो आइए इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। आइए अब देखते हैं कि शेयर्स पर एप्लीकेशन, शेयर्स का एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है, उसको कहाँ कहाँ एडजस्ट किया जा रहा है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी के शेयर्स हैं, इनको अलॉटमेंट कितने किया गया, 38,000 शेयर्स का, और इनसे एप्लीकेशन भी कितनी रिसीव हुई, 38,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। तो इनसे एक्सेस कुछ भी मनी रिसीव नहीं हुई है एप्लीकेशन में। ठीक है, सेकंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी किस पे रिसीव हुई है, खाली सेकंड और थर्ड कैटेगरी के शेयर्स पे। तो सेकंड कैटेगरी के शेयर्स कौन से थे, जिनको अलॉटमेंट 1,60,000 शेयर्स का अलॉटमेंट किया गया, इनसे एक्सेस इनसे एप्लीकेशन कितनी आई थी, 2,40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, यानी कि 80,000 शेयर्स के लिए एक्सेस एप्लीकेशन आई है। तो ये 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, इनसे 2 लाख रुपए एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। ऐसे ही थर्ड कैटेगरी के शेयर जिनको 2,000 शेयर्स अलॉट किए गए, इनसे एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई, यानी कि 6,000 शेयर्स की एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव हुई हैं, यानी कि 15,000 इनसे एक्सेस रिसीव हुए हैं। ठीक है, अब इसको कहाँ का, और फोर्थ कैटेगरी के शेयर्स को तो कोई अलॉटमेंट किया ही नहीं, और सॉरी फोर्थ कैटेगरी के वो शेयर्स हैं जिनसे 31,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, इनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया था।
तो इनसे तो कोई एप्लीकेशन मनी एक्सेस कोई सवाल ही नहीं है। तो दो कैटेगरी के शेयर्स हैं, उन पे ही एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। कितनी? 2,15,000 रुपीज एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। तो उनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा उसका भी देख लेते हैं हम। अलॉटमेंट अलॉटमेंट मनी सेकेंड कैटेगरी के शेयर्स पे कितनी ड्यू होगी? 1,60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4.5 यानी 7,20,000 रुपीज इनके अलॉटमेंट के ड्यू होते हैं। तो 2 लाख इनके पूरे के पूरे कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, आते हैं थर्ड कैटेगरी के शेयर्स पे, जिनको 2,000 शेयर्स अलॉट किए गए। तो इनकी अलॉटमेंट मनी कितनी बन रही है? 2,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4.5 है ना, 4.5 अलॉटमेंट पे मांगे जा रहे हैं ना पर शेयर। तो 9,000 इनके अलॉटमेंट पे ड्यू हो रहे हैं। इनसे एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आई है मनी? 15,000 यानी 9,000 इनके पूरे के पूरे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए। बाकी के 6,000 और बच रहे हैं, तो वो कहाँ एडजस्ट होंगे? ये 6,000 कहाँ एडजस्ट होंगे? कॉल्स इन एडवांस माने जाएंगे। और कहाँ का एडजस्ट होंगे? फर्स्ट कॉल कितनी बन रही है इनकी? अमाउंट 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 5,000 फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद में इन शेयर कितने बच रहे हैं? 1,000 रुपीज और बच रहे हैं। ये 1,000 कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे? सेकेंड कॉल पे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि टोटल एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव कितनी हुई है? 7,92,500 रुपीज, 7,92,500 रुपए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। इसमें से कैपिटल अकाउंट में कितने चले जाएंगे? जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं उसके बराबर एप्लीकेशन मनी कहाँ चली जाएगी? कैपिटल अकाउंट में 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए। अलॉटमेंट अकाउंट में कितने एडजस्ट हो रहे हैं? अभी हमने देखी इसकी एक्सरसाइज। 2,09,000 रुपीज, 2,09,000 रुपए अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट हो रहे हैं। कॉल्स इन एडवांस कितना बन रहा है? 6,000 का, 6,000 का कॉल्स इन एडवांस। ये वही थर्ड कैटेगरी के शेयर्स पर जो कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट हो रही थी है ना, वो 6,000 वो हो रहे हैं। और रिफंड कंपनी कितना कर रही है? जो 31,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है उनकी 77,500 रुपीज की एप्लीकेशन मनी को क्या किया जाएगा? रिफंड किया जाएगा। तो टोटल ये कितने हो जाएंगे? 7,92,500 रुपीज एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट इस तरह से होगा। अब आइए देख लेते हैं इसकी जनरल एंट्री। अच्छा, फर्स्ट जनरल एंट्री हम क्या करेंगे? जितने शेयर कंपनी ने अलॉट किए हैं उन अलॉटेड शेयर्स पे जो एप्लीकेशन मनी है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। किस डेट को ट्रांसफर किया जाएगा? जिस डेट को अलॉटमेंट किया जाता है, यानी कि 30 अप्रैल 2017 को क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये उन शेयर्स की एप्लीकेशन मनी है जितने शेयर कंपनी ने अलॉट किए हैं, इनको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में। नरेशन क्या देंगे? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ 2 लाख शेयर, है ना। अमाउंट कैसे आएगी? 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2.5 पर शेयर। ठीक है, 5 लाख रुपीज अमाउंट से ये जनरल एंट्री हो जाएगी। अब देख लेते हैं अलॉटमेंट वाले दिन यानी कि 30 अप्रैल 2017 को क्या जनरल एंट्रीज और होंगी और कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा। तो 30 अप्रैल 2017 को यानी अलॉटमेंट वाले दिन जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उसमें से जो अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट किया जाएगा उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, है ना। जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उसको कहाँ कहाँ एडजस्ट किया जा रहा है? अलॉटमेंट में और कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट किया जा रहा है। कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है? 2,15,000 रिसीव हुई है, जिसमें से 2,09,000 को अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जा रहा है और 6,000 को कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट किया जा रहा है, अभी जिसकी एक्सरसाइज हम देख चुके हैं। नरेशन क्या देंगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की एंट्री होगी। सेम डेट को क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अमाउंट 9 लाख से। तो ये क्या 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख शेयर्स। ठीक है, क्या
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 5 लाख से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 4 लाख से क्रेडिट होगा। ठीक है, 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम के मांगे जा रहे हैं और 2.5 रुपीज अलॉटमेंट पे मांगे जा रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, नरेशन क्या देंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 4.5 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹2 शेयर प्रीमियम। अच्छा, अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद किस चीज की एंट्री होती है, अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की। तो क्योंकि यहाँ पे हम जनरल एंट्रीज जो अदर देन कैश है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और कैश बुक में कैश एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की का ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। तो 30 अप्रैल को कैश बुक के डेबिट साइड क्या आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,91,000 से। ये 6,91,000 कैसे आए, 9 लाख रुपीज अमाउंट ड्यू हुई है अलॉटमेंट की, इसमें से 2,09,000 कहाँ से एडजस्ट किए जा रहे हैं, एप्लीकेशन मनी से, तो वो लेस करके बाकी के कितनी अमाउंट आई है, 6,91,000 रिसीव हुए हैं, जो कि कहाँ रिसीव किए जाएंगे, कैश बुक में ट्रांजेक्शन ये रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, इस डेट को और क्या मनी अमाउंट रिसीव हो रही है, जो फर्स्ट कैटेगरी के शेयर होल्डर हैं उनमें से 2 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके पास 4-4 हजार शेयर हैं, इन्होंने अपनी बाकी की अमाउंट जो है फुल अमाउंट वो किसके साथ पे कर दी, अलॉटमेंट के साथ पे कर दी है। तो कितनी अमाउंट है बाकी की, 2 कॉल्स की, यानी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की 2.50 रुपीज पर कॉल के, तो उन्होंने किसके साथ पे कर दिए, अलॉटमेंट के साथ। तो ये भी ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा, जनरल में, सॉरी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 शेयर होल्डर हो गए, मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज है ना, 2.2 2 कॉल के मिला के, यानी 40,000 किसके रिसीव हुए हैं, कॉल्स इन एडवांस के कैश रिसीव हुए हैं। ठीक है ना। तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में डेबिट साइड, 2 कॉल्स इन एडवांस 40,000। अब एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट हो गया, अलॉटमेंट मनी का एडजस्टमेंट हो गया, अब आती है फर्स्ट कॉल। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होने की एंट्री होगी, ड्यू होने की क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए इसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, जनरल में रिकॉर्ड किया जाएगा। कौन सी डेट को ड्यू हो रही है, जुलाई 31 को ड्यू हो रही है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट क्या आएगी, 5 लाख, 5 लाख किस हिसाब से, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 2 लाख इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय 2.5 शेयर, 2.5 पर शेयर। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉल ड्यू होने की एंट्री होगी। अब फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुआ है, वो कैसे हुआ है उसका हम थोड़ी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज हम दूसरे बोर्ड पे देख लेते हैं कि इसमें ये बताया गया है कि जो फर्स्ट कैटेगरी के शेयर थे जिनको 38,000 शेयर अलॉट किए गए थे, उसमें से 2 शेयर होल्डर ऐसे थे जिनके पास 4-4 हजार शेयर एक के पास थे, उन्होंने अपनी बाकी की अमाउंट, सारी अमाउंट अलॉटमेंट के साथ दे दी। तो यानी कि 2 शेयर होल्डर और एक के पास कितने थे, 4,000 शेयर्स थे, और इन्होंने 2.5 फर्स्ट कॉल के दे दिए और 2.5 सेकंड कॉल के कॉल्स इन एडवांस दे दिए। तो यानी कि 20,000 इन्होंने फर्स्ट कॉल के पे कर दिए और 20,000 सेकंड कॉल के पे कर दिए। 40,000 इनसे कॉल्स इन एडवांस के रिसीव हुए थे जिसके अपनी बैंक अकाउंट में एंट्री करी थी। तो फर्स्ट कॉल की कॉल्स इन एडवांस कितनी रिसीव हुई है, 20,000 रिसीव हुई है। कौन से शेयर होल्डर पे, फर्स्ट कैटेगरी के शेयर होल्डर्स पे। इसके बाद बात आती है थर्ड कैटेगरी के शेयर होल्डर जिन्होंने 8,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और इनको कितने दिए थे, हमने कंपनी ने 2,000 शेयर अलॉट किए। तो यानी इनसे 6,000 शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, जो कि कितनी होती है, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, यानी कि 15,000 इनसे एक्स्ट्रा मिले थे, जिसमें से अलॉटमेंट पे 9,000 रुपीज का एडजस्टमेंट किया था। देखा था ना हमने, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2,000 शेयर्स, तो 9,000 तो इनके कहाँ एडजस्ट हो गए, अलॉटमेंट में। इसके बाद बच रहे हैं 6,000। तो फर्स्ट कॉल मनी इनकी कितनी ड्यू होती है, 2.5 पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 2,000 शेयर। तो फर्स्ट कॉल मनी इनकी कितनी हो रही है, 5,000। ये भी क्या मानी जाएगी, कॉल्स इन एडवांस मानी जाएगी। और बाकी के 1,000 इनके कहाँ एडजस्ट होंगे, सेकेंड कॉल में। तो कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल का कितना हो जाता है, 20,000 प्लस
25,000 इक्वल टू 25,000 फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट से एडजस्ट होंगे, है ना। ये कब रिसीट माने जाएंगे? 30 अप्रैल को ये कॉल्स इन एडवांस रिसीट मानी जाएगी। कब ये एडजस्ट हो रही है? जुलाई 31 को एडजस्ट हो रहा है ये अमाउंट 25,000। तो ये कहाँ, इसकी कहाँ एंट्री होगी? जनरल में एंट्री होगी। आइए देख लेते हैं। तो जनरल में कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट होने की क्या एंट्री होगी? जुलाई 31 को कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट कितनी? 25,000। ये अभी हमने एक्सरसाइज में देखी। नरेशन क्या देंगे? कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड टुवर्ड्स फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये तो जनरल में एंट्री हो गई। अब कॉल मनी कितनी हो रही है? 5 लाख फर्स्ट कॉल मनी, और उसमें से 25,000 कहाँ से एडजस्ट हो रहे हैं? कॉल्स इन एडवांस से। तो बाकी की अमाउंट रिसीव हो जाएगी कैश में। तो वो किस साइड आएगी? कैश बुक के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। जुलाई 31 को क्या करेंगे? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट कितना? 4,75,000। कैसे? 5 लाख फर्स्ट कॉल के ड्यू हो रहे हैं, उसमें से 25 कहाँ से एडजस्ट किए जा रहे हैं? कॉल्स इन एडवांस से। तो रिमेनिंग अमाउंट 4,75,000 की एंट्री कहाँ की जाएगी? कैश बुक में डेबिट साइड में। कौन सी डेट को? जुलाई 31। क्योंकि स्पेस की कमी है इसलिए मैं अब तक की जो जनरल एंट्रीज करी हुई हैं उनको मिटा रही हूँ। आगे की सेकेंड कॉल और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और आगे की एंट्रीज मैं इस तरफ करूंगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो मैं इसको रब करूंगी। तो जैसे कि हमने देखा था कि 20,000 रुपीज फर्स्ट कैटेगरी के शेयर्स पे मिले थे सेकंड कॉल के, तो 20,000 तो ये हो गए, और 1,000 रिमेनिंग बच रहे थे थर्ड कैटेगरी के शेयर्स पे, जिनको कहाँ एडजस्ट किया जा रहा था? सेकंड कॉल पे। तो कॉल्स इन एडवांस सेकंड कॉल का कितना हो जाता है? 20,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 21,000। ठीक है ना। ये कब हो रहा है? अक्टूबर 31 को इसको एडजस्ट किया जा रहा है। इस अमाउंट को रिसीव तो कब हुई है? अप्रैल 30 को, और ये एडजस्ट कब हो रही है? अक्टूबर 31 को। इसका अब ये डेट देखना अभी क्या रीजन है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है ना। तो सेकंड कॉल की कितनी अमाउंट एडजस्ट हो रही है? 21,000 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट से एडजस्ट हो रही है। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में, कॉल्स इन एडवांस में कितना एडजस्ट किया जाएगा? 21,000। जनरल एंट्री क्या होगी? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। नरेशन क्या देंगे? कॉल्स इन एडवांस अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स सेकंड कॉल। ठीक है, ये कौन सी डेट को एंट्री होगी? 31 अक्टूबर को। अच्छा, इसके बाद 31 अक्टूबर को ही 100 शेयर्स ने अपनी सारी अमाउंट, इसमें लिखा हुआ है ना, सारी अमाउंट रिसीव हो गई है। केवल एक शेयर होल्डर ने, जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल अमाउंट नहीं दी। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोल के उसको वहां एडजस्ट किया जाएगा। तो अक्टूबर 31 को क्या एंट्री होगी? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू सेकेंड कॉल अकाउंट। अमाउंट क्या आएगी? 250 रुपीज। नरेशन क्या देंगे? सेकेंड कॉल मनी नॉट रिसीव्ड ऑन 100 शेयर्स ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। बुक में इसकी कंबाइंड एंट्री दी हुई है, कॉल्स इन एडवांस की और कॉल्स इन एरियर्स की। मैंने दोनों को अलग अलग करके आपको बताया समझाने के हिसाब से। तो सेकंड कॉल में कितने एडजस्ट हो गए? 21,000 कॉल्स इन एडवांस के और 250 कॉल्स इन एरियर्स के, यानी कि 21,250 का एडजस्टमेंट हो गया। कितने अमाउंट में से? 5 लाख में से। तो बाकी की रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगी? कैश में रिसीव हो जाएगी, जिसको कि कहाँ दिखाया जाएगा? कैश बुक में दिखाया जाएगा। कौन सी डेट को? अक्टूबर 31 को। किस तरफ? डेबिट साइड। कैसे? टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अमाउंट क्या आएगी? 4,78,750। एक एंट्री में आपको यहाँ बताना भूल गई। ये मई 6 को जो एप्लीकेशन मनी रिटर्न करी है 31,000 शेयर्स पे, 31,000 शेयर जिनको रिजेक्ट किया, उनके एप्लीकेशन मनी रिटर्न होने की मई 6 को एंट्री होगी 77,500 से। कहाँ? कैश बुक में बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। इसमें इस बुक में इन्होंने जनरल में इसको दिखा दिया है। मैं आपको इसकी फोटो प्रिंट करके उसमें लगाऊंगी, इसमें गलत दिया हुआ है।
मैं आपको बताऊंगी कैश बुक में ही इसकी एंट्री होगी, किस साइड, क्रेडिट साइड होगी। ये हम कब करेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री के बाद, जस्ट बाद May 6 को इसको एंटर करेंगे। मैं थोड़ा स्लिप हो गया, आप इसको जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अप्रैल के बाद, अप्रैल 30 के बाद जो May 6 का ट्रांजेक्शन होगा उसी डेट को होगा। उसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मनी ड्यू होने का और रिसीव होने के एंट्रीज करेंगे। अब देखते हैं शेयर फॉरफीचर ऑफ शेयर की एंट्री, ठीक है। तो कितने शेयर फॉरफिट किए गए हैं, 100 शेयर, जिन पर सेकंड कॉल अमाउंट रिसीव नहीं हुई थी और उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। मेरे हिसाब से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के बारे में वैसे तो क्वेश्चन साइलेंट है, लेकिन क्योंकि जनरल में अदर देन कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, इसलिए बुक में इनका इम्पैक्ट दिखाने के लिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोला गया है। अच्छा, तो जनरल एंट्री क्या होगी, नवंबर 15 को शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज से जितने शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं उनकी फेस वैल्यू के अमाउंट के इक्वल है ना। अच्छा, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कितने से हो जाएगा, 250 से क्रेडिट हो जाएगा जो अमाउंट नॉन रिसीव्ड हुई है ना। और शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 750 से जो अमाउंट रिसीव हुई है। अब इसमें एक बात नोट करी होगी कि शेयर प्रीमियम अकाउंट को हमने डेबिट क्यों नहीं किया, क्योंकि शेयर प्रीमियम इन पे रिसीव हो गया है, खाली सेकंड कॉल मनी रिसीव नहीं हुई, इसलिए खाली इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट उसी कंडीशन में डेबिट होता है फॉरफिचर ऑफ शेयर पे जब वो रिसीव नहीं हुआ हो। अब ये क्या है, रिसीव हो गया है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ कॉल किया गया, अलॉटमेंट के साथ कॉल किया गया, और क्योंकि ये अमाउंट रिसीव हो गई है इसलिए इसको डेबिट नहीं किया गया है। क्या डेबिट किया है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया गया और कॉल्स इन अकाउंट क्रेडिट किया गया है जो नॉन रिसीवेबल अमाउंट है। और जो रिसीव्ड अमाउंट हो चुकी है यानी कि 1000 में से 250 लेस करके 750 जो रिसीव हो गए हैं वो कहाँ चले जाएंगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अच्छा, अब आगे एंट्री करेंगे रीइश्यू ऑफ शेयर्स की। तो रीइश्यू ऑफ शेयर की वैसे जनरल एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 9 रुपये पर शेयर पे ये रीइश्यू किया जा रहा है अमन को। तो जो रिसीव अमाउंट हुई है 9 इंटू 100 उससे बैंक अकाउंट डेबिट किया जा रहा है। ये मैं आपको समझाने के हिसाब से कर रही हूँ। और शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट किया जाता है रिमेनिंग अमाउंट से। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से, जो शेयर्स की फेस वैल्यू है रीइश्यूड की। तो रिमेनिंग अमाउंट कहाँ से कहाँ डाल दी जाती है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में 100 रुपीज डाल दिए जाते हैं। अच्छा, अब इसमें बैंक से रिलेटेड जो अमाउंट है 900 वो कहाँ चली जाएगी, कैश बुक के डेबिट में। कौन सी डेट को, नवंबर 16 को। किस नाम से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से 900 रुपीज कहाँ चले जाएंगे, कैश बुक में। और बाकी 100 का एडजस्टमेंट कहाँ हो जाएगा, जनरल में। क्या एंट्री होगी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 100 से हो रहा है और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इसी अमाउंट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नरेशन क्या देंगे, रीइश्यू ऑफ 100 शेयर फॉरफिट। नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जो बैलेंस बचा है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्या एंट्री होगी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कौन सी डेट को, 16 नवंबर को, जब शेयर्स रीइश्यू कर दिए गए उसके बाद बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 650 कहाँ से आए, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में 750 रुपीज रिसीव हुए थे जो शेयर फॉरफिट किए थे, उसके 750 रुपीज रिसीव्ड अमाउंट थे, उसमें से 100 रुपीज रीइश्यू पे डिस्काउंट दिया गया। 10 रुपीज के शेयर 9 रुपीज में है ना रीइश्यू किए गए, तो 100 रुपीज का ये कहाँ से कवर किया जाएगा, इस 750 में से कवर किया जाएगा और बाकी की 650 अमाउंट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बुक में तो यहीं तक एंट्री दी हुई है, मैंने आपको बताया था इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के बारे में लिखा गया है कि 31 अक्टूबर को कंपनी पे कर रही है इंटरेस्ट, लेकिन इस इंटरेस्ट की कोई एंट्रीज नहीं की गई है। तो मेरे हिसाब से ये इंटरेस्ट की एंट्रीज होगी, वो कैसे होंगी उसको हम देख लेते हैं, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट कितना होता है और उसकी एंट्रीज भी होंगी, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस के 46,000 टोटल रिसीव हुए थे, 25,000 फर्स्ट कॉल के थे और 21,000 किसके थे, सेकेंड कॉल के थे।
40,000 तो फर्स्ट कैटेगरी के शेयर्स पे रिसीव हुए थे और 6,000 थर्ड कैटेगरी के शेयर्स पे रिसीव हुए थे। टोटल 46,000 रिसीव हुए थे कॉल्स इन एडवांस के, जिसमें से 25,000 फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट किए गए और 21,000 सेकेंड कॉल पे एडजस्ट किए गए। मिले कब थे ये? 30 अप्रैल को। और फर्स्ट कॉल कब ड्यू हुई है? जुलाई 31 को ड्यू हुई है। तो फर्स्ट कॉल के 25,000 पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 12% का इंटरेस्ट चार्ज होगा कॉल्स इन एडवांस पे। उस हिसाब से 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12 3 महीने का और मल्टीप्लाई बाय 12/100 है ना। 12% की रेट से कितना आ रहा है? 750 फर्स्ट कॉल का आ रहा है। सेकेंड कॉल पे कितने एडजस्ट किए जा रहे हैं कॉल्स इन एडवांस के? 21,000, जो कितने मंथ्स के लिए हो जाएंगे? अप्रैल 30 से लेकर अक्टूबर 31 तक, है ना। अप्रैल में रिसीव हुए कॉल्स इन एडवांस और ड्यू कब हो रही है सेकेंड कॉल? अक्टूबर 31 को। तो 21,000 पे 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट पे किया जाएगा किसी सेम रेट से, 12% की रेट से। तो कितना आता है ये? 1,260 रुपए सेकेंड कॉल पे इंटरेस्ट के पे करेगी कंपनी। टोटल मिला के इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 750 प्लस 1260, 2,010 रुपीज, है ना। 2,010 रुपए किसके हो रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के कंपनी पे करेगी। तो इसकी जनरल एंट्रीज बुक में नहीं दिखाई गई है, अपन इसकी जनरल एंट्रीज करेंगे, क्या होगी वो देख लेते हैं एक बार। क्या एंट्री होगी इंटरेस्ट की? 31 अक्टूबर को इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, कंपनी 31 बुक में लिखा हुआ है 31 अक्टूबर को इंटरेस्ट पे कर रही है। तो 31 अक्टूबर को इंटरेस्ट पहले ड्यू होने की एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट, अमाउंट कितनी? 2,010 रुपीज, 2010, 2,010 रुपए, जिसकी कैलकुलेशन हम देख चुके हैं। ठीक है। नरेशन क्या होगा? इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस एज द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, ये तो हो जाएगी 31 अक्टूबर को इंटरेस्ट ड्यू होने की। अब ये इंटरेस्ट सेम डे को कंपनी पे करेगी, तो कैश ट्रांजेक्शन हम क्योंकि कहाँ दिखा रहे हैं? बैंक अकाउंट में। तो ये क्योंकि पे कर रही है तो क्रेडिट साइड इसको, इसकी एंट्री, इसका क्रेडिट साइड इसको रिकॉर्ड किया जाएगा अक्टूबर 31 को कैश बुक के क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट 2,010 रुपीज से ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि इसमें लिखा नहीं हुआ किस एंड को, किस डेट को कंपनी अपने बुक्स क्लोज कर रही है, तो एंड ऑफ द ईयर इस कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट को राइट ऑफ करके कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी के। तो उसकी क्या जनरल एंट्री होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, ये राइट ऑफ करके कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नरेशन क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये एंट्रीज इसमें बुक में नहीं दी हुई है, तो ये एंट्री इससे पहले होनी चाहिए। रीइशू का जो 15 फॉरफीचर शेयर नवंबर 15 और नवंबर 16 को रीइशू कर रहे हैं, उससे पहले अक्टूबर की डेट में ये एंट्रीज होंगी। उसके बाद फॉरफीचर ऑफ शेयर और रीइशू ऑफ शेयर की जनरल एंट्री होगी। अब हम देखते हैं कि कैश फ्लो का टोटल कितना आया और बैलेंस कैश का कितना बच रहा है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट साइड टोटल कितना हो रहा है? 24,78,150, है ना। तो बैलेंस कितना बचेगा, यानी कि बैलेंस शीट में कितना बैलेंस दिखाया जाएगा बैंक अकाउंट का? 23,98,640। बुक में इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट नहीं किया गया, तो बैलेंस कितना दिखाया हुआ है? 24,650 का बैलेंस दिखाया हुआ है। हमने इसमें से इंटरेस्ट की अमाउंट भी लेस की है, इसलिए बैलेंस कितना आ रहा है हमारा? 23,98,640। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं कि इन आइटम्स को कंपनी की बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाया जाएगा। क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि शो हाउ टू ट्रांजेक्शंस वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट, लेकिन आंसर में कहीं भी बैलेंस शीट को नहीं समझाया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये आइटम्स बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाए जाएंगे।
तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए प्रोविजन के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। उसका एक सेट प्रोफार्मा होता है, उस प्रोफार्मा में जो हेड, सब हेड और जिस सीक्वेंस में दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में वो बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, उसी सीक्वेंस में उन आइटम्स को शो करना पड़ता है। तो ये हम आगे जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर आएगा, उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के हिसाब से इन आइटम्स को कंपनी की बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले बैलेंस शीट का प्रोफार्मा बनाएंगे, या मैंने बैलेंस शीट और नोट टू अकाउंट दोनों को साथ साथ बनाया है समझाने के हिसाब से। ये वाला पार्ट तो बैलेंस शीट का है और ये वाला पार्ट है नोट टू अकाउंट का, दोनों को साथ साथ हम समझ लेते हैं। तो पहले बैलेंस शीट का प्रोफार्मा क्या होगा, बैलेंस शीट ऑफ ओ लिमिटेड एज एट, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर की कोई डेट नहीं दी हुई है तो एज एट डैश करके छोड़ देंगे, ठीक है। आगे पर्टिकुलर नोट नंबर है ना, नेक्स्ट कॉलम होगा, और करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये प्रोफार्मा है कंपनी की बैलेंस शीट का। अच्छा, तो सबसे पहले क्या दिखाया जाएगा, सबसे पहले साइड कौन सी आएगी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड, इसको बोलते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज साइड। जनरली बैलेंस शीट में दो होती है, लायबिलिटीज इस साइड होता है और एसेट्स इस साइड होता है, लेकिन क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट एक प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा में बनेगी तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, साइड इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड आएगा, ठीक है। तो उसमें नंबर ये हेड होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स फंड है ना, इसके बाद किस हेड में दिखाया जाएगा कैपिटल को, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या दिखाई जा रही है, शेयर कैपिटल दिखाई जा रही है ना। शेयर कैपिटल को किस शेयर कैपिटल का यहाँ नोट नंबर डाला गया है 1, यहाँ पे हम शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके जो अमाउंट आएगी उसको डायरेक्टली इस अमाउंट को बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। 20 लाख रुपीज अमाउंट आई है, कैसे आई है उसको देख लेते हैं। तो शेयर कैपिटल का नोट नंबर कौन सा है, 1 है ना। सबसे पहले हम क्या नोट दे रहे हैं शेयर कैपिटल का, तो नोट नंबर 1 इधर डाल देंगे। तो सबसे पहले क्या आती है, अथोराइज्ड कैपिटल आती है, ये अथोराइज्ड कैपिटल क्योंकि यहाँ दी नहीं हुई है इसलिए हम ब्लैंक छोड़ के ब्लैंक शेयर्स एज द रेट ऑफ रुपीज डैश ईच, क्योंकि अथोराइज्ड कैपिटल के बारे में कुछ नहीं क्वेश्चन में कहा गया है, लेकिन प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग हमें दिखाना पड़ेगा, डैश करके छोड़ लेते हैं। नीचे हमें यहाँ क्या दी हुई है, कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो इशू किए हैं और सब्सक्राइब किए हैं और ये फुली पेड अप हो गए हैं, ठीक है। तो इशूड, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप हेड में इसको दिखाया जाएगा। जो 100 शेयर फोरफीट किए थे कंपनी ने उनको भी रीइशू कर लिया है, इसलिए पूरे के पूरे 2 लाख इक्विटी शेयर्स एज द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। कंपनी की इशूड, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितनी है कैपिटल, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एज द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो अमाउंट कितना हो गया, 20 लाख रुपीज। यही 20 लाख रुपीज कहाँ दिखाए जाएंगे, बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, कौन से हेड में, शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल सब हेड, ये होता है सब हेड, शेयर कैपिटल क्या है, सब हेड, इसमें कितने दिखाए जाएंगे, 20 लाख। सेकेंड आ जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका भी हम नोट टू अकाउंट बनाएंगे, कौन से नंबर पे दिखाया गया है इसको, इसकी कैलकुलेशन सेकंड नंबर के नोट में की गई है। यहाँ लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। क्या रिजर्व एंड सरप्लस है कंपनी के इसमें, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ना, कंपनी के शेयर्स किस पे इशू किए गए हैं, प्रीमियम पे इशू किए गए थे, तो जो 4 लाख रुपीज है उसको कहाँ दिखाया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो 4 लाख रुपीज तो उसके हैं, और जो कंपनी ने फोरफीट किए हुए शेयर्स को रीइशू किया था उसके जो 650 रुपीज बचे थे वो कहाँ ट्रांसफर किए गए थे, कैपिटल रिजर्व में। तो ये कैपिटल रिजर्व भी कहाँ शो किया जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में शो किया जाएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज और है, ध्यान से समझना, जो 2010 रुपए इंटरेस्ट के हैं इसमें तो नहीं कैलकुलेशन की हुई, लेकिन उसकी कैलकुलेशन होगी, उसको हमने कहाँ दिखाया था, P&L अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया था।
तो ये पहले तो इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो कहाँ दिखाया जाता है, वैसे तो जनरली असेट साइड दिखाया जाता है, लेकिन कंपनी के एक्ट में ना चेंजेस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो अगर कंपनी का कोई जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो अगर क्रेडिट बैलेंस है उसको तो जोड़ के दिखाया जाता है, और डेबिट बैलेंस है उसको रिजर्व एंड सरप्लस में से लेस करके नेगेटिव दिखाया जाता है। तो ये भी यहाँ दिखाया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 2010 का डेबिट बैलेंस आया है, इन सबको लेस करके अमाउंट कितनी आई है 3,98,640, ये किसके हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के हैं। तो ये अमाउंट डायरेक्ट कहाँ दिखाई जाएगी, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड में दिखाई जाएगी। यानी कि कंपनी की सारी जो कैलकुलेशन है वो नोट टू अकाउंट में करके अमाउंट डायरेक्ट कहाँ दिखाई जाती है, बैलेंस शीट में। तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा क्या, एसेट इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे दो ही चीजें दी हुई है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने दो ही चीजें दिखाई है। अब दूसरा आइटम इस क्वेश्चन के हिसाब से बैलेंस शीट में शो करने वाला क्या है, कैश, कैश एट बैंक, है ना। तो उससे किस साइड दिखाया जाएगा, एसेट साइड। ये क्या है, एसेट साइड है ना, सेकंड नंबर एसेट साइड है। हेड कौन सा आएगा, करंट एसेट, ये होता है हेड। करंट एसेट में किस सब हेड में दिखाया जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका भी हमें नोट टू अकाउंट देना पड़ेगा। तो इसका नोट टू अकाउंट कौन से नंबर पे दिया गया, थर्ड नंबर पे दिया गया। अमाउंट डायरेक्ट यहाँ पे कितनी लिखी गई है, 23,98,640। ये वही बैलेंस है जो कैश बुक में बैंक अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस था उसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया जाएगा। यही चीज नोट टू अकाउंट में दिखाई जाएगी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, कैश एट बैंक। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या चीज आ रही है, कैश एट बैंक कितने की 23,98,640। यानी हर चीज को नोट टू अकाउंट में दिखाया जाके और इसकी जो फेयर अमाउंट नेट अमाउंट होती है वो बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि कंपनी में पब्लिक का इंटरेस्ट रहता है, पब्लिक का पैसा होता है, तो हर चीज में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कंपनीज एक्ट में चेंज, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट का प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना पड़ता है। तो आज हमने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर का एनसीईआरटी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 18 सॉल्व किया। उसमें कई चीज़ें मेरे हिसाब से जो नहीं दी हुई थी वो भी मैंने पॉइंट आउट करके आपको बता दी। अगर आप और कोई भी क्वेश्चन चाहते हैं सॉल्व करना या समझना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे कमेंट करिए, तो मैं कोशिश करूँगी उसे आपको समझाने की। और इस तरह से आप मेरे चैनल को भी लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें क्लास विद मी। ओके, गुड बाय एंड गुड लक टिल नेक्स्ट।